हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इस बीच गठबंधन भी तमाम हो रहे हैं। आज एक और गठबंधन हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है। ऐलान हो गया है दिल्ली में। ऐलान करते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, किसान का मेरे आगे बढ़ जीत लें अपना चंडीगढ़। और तस्वीर भी आई है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, दुष्यंत चौटाला और तमाम नेता अपने हाथ उठाए खड़े हुए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और समझेंगे क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये गठबंधन काम करेगा। क्या दुष्यंत चौटाला ने जो ज़मीन खोई है लोकसभा चुनाव में, क्या वो उसको वापस पा पाएंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक और विषय है, आज कांग्रेस की मीटिंग चल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में। उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई ऐसी शर्त रख दी है कि जो सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव न लड़े, इसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, दोनों विषयों पर बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी मोहित मल्होत्रा। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है तो आपसे अब बात होती रहेगी। हरियाणा को लेकर जो भी इनसाइट्स हैं वो आप हमको बताते रहेंगे, हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आज बड़ी खबर यही है कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों की जो पार्टियां हैं उनके बीच गठबंधन हुआ है। कैसे देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से, कितना बड़ा गठबंधन है? क्या ये गठबंधन कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिलहाल क्या चर्चाएँ हैं चंडीगढ़ में, हरियाणा में? देखिए, गठबंधन कामयाब होगा या नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक सीधे तौर पे जो दोनों ही पार्टियों की नज़र है वो दलित वोट बैंक पर है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें रिजर्व हैं और इसके अलावा 35 सीटें और हैं जिनके ऊपर दलित वोट बैंक का काफ़ी प्रभाव है। तो ये 35 + 17 अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो करीब 52 सीटें बनती हैं और इन्हीं के ऊपर ही तमाम पार्टियां नज़र बनाए हुए हैं। और इसी वजह से जाट प्लस दलित वोट बैंक की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो बनाई जा रही है। जननायक जनता पार्टी जाट वोट बैंक पे नज़र रखती है। पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 14% वोट मिला था, जिसमें से ज़्यादातर जो वोट था वो जाट वोट बैंक था। लेकिन इस बार दलितों को भी साथ लाने का प्रयास है। जो लोकसभा चुनाव में अगर हम इन 17 रिजर्व सीटों की बात करें तो इनमें से 13 रिजर्व सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। जो हर विधानसभा से जो वोट मिले थे उसका मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। तो इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट ये दलित वोट बैंक बन जाता है। और ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला को लगता है कि चंद्रशेखर को की पार्टी के साथ जाकर वो इस वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे जो अब तक कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में। और एक और बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन किया तो उनका भी टारगेट वोट बैंक दलित वोट बैंक है। तो इसी वजह से इस दलित वोट बैंक को साधने की हर पार्टी प्रयास कर रही है। और बीजेपी की तरफ से भी आपको याद होगा बीते दिन एक दलित समारोह किया गया है जिसके अंदर तमाम जो हरियाणा के दलित हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। तो इस दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि 17 रिजर्व सीटें प्लस 35 ऐसी सीटें जहां पर दलित वोट बैंक का सीधा प्रभाव पड़ता है, इन सीटों को टारगेट करने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। बिल्कुल, प्रयास जारी हैं। और एक फॉर्मूला भी निकाल लिया गया है आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच कि 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी और आज़ाद समाज पार्टी बची जो 20 सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेगी। तो जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी दोनों पार्टियों के बीच तय हो गया है। मोहित, आपने भी बताया कि जैसे INLD और BSP का गठबंधन हो गया है और उनकी नज़र भी जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक पर है। और इसी तरीके से उसी गणना के तहत कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन किया है। तो अगर इन दो गठबंधन हुए हैं, इन दो को अगर देखा जाए तो कागज़ों में या ज़मीन पर ज़्यादा मजबूत कौन लगता है, क्या दिखता है? देखिए, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी है, काशीराम जिसका नाम है, वो उस पार्टी का इतना ज़्यादा यहाँ पर आधार हरियाणा में दिखाई नहीं देता। हालांकि नज़र जरूर है दलित वोट बैंक पर, लेकिन संगठन उस पार्टी का इतना यहाँ पर नहीं है। लेकिन जननायक जनता पार्टी का हर विधानसभा क्षेत्र में अपना उन्होंने संगठन खड़ा कर रखा है। उनके कार्यकर्ता हर जगह पर मौजूद हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर शायद उम्मीद होगी कि अगर हम आज़ाद समाज पार्टी को साथ ले आते हैं तो एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो अभी
दोनों ही पार्टियों को काफी काम करना पड़ेगा, दोनों ही गठबंधन, माफ कीजिएगा, जो एक बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है, जिसने पीछे की हम बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। 1996 में गठबंधन हुआ था सबसे पहली बार, और तब जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी 10 में से। लेकिन अब जो है पूरे समीकरण बदले हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सिर्फ एकमात्र विधायक हैं अभय चौटाला, तो दोनों ही गठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो चुनाव है वो रहने वाला है। हालांकि एक दलित प्लस जाट वोट बैंक पर नज़र है और उसी के हिसाब से ही ये गठबंधन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर उभरी है। और अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को दलित प्लस जाट वोट बैंक हासिल हुआ है, और इसका नतीजा हमने देखा कि 17 रिजर्व सीटों में से 13 रिजर्व सीटें जो विधानसभा की थी वहां पर ज़्यादा वोट कांग्रेस को पड़े, और इसी वजह से 2 रिजर्व सीटें थी लोकसभा चुनाव में, अंबाला और सिरसा, दोनों ही कांग्रेस जीतने में कामयाब भी रही। तो अब देखना होगा कि कैसे कांग्रेस जो पहले से इस वोट बैंक के ऊपर कब्जा जमा कर बैठी है, ये दोनों गठबंधन कैसे उसको साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी ने एक अच्छा ऑप्शन ढूंढा है। अब तक वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में उन्होंने एक दलित पार्टी को अपने साथ जोड़कर एक अच्छा ऑप्शन देने का प्रयास किया है, लेकिन फाइनल फैसला तो जनता को करना है कि वो किस गठबंधन के पाले में जाती है, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मानी जा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जननायक जनता पार्टी और उनके नेता दुष्यंत चौटाला की तरफ से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब पिछला चुनाव जीते विधानसभा का तो उनको करीब 14-15% वोट मिला था, और अब इस लोकसभा चुनाव की बात करें जब वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं तो उनको 1% से भी कम वोट मिला। तो जाहिर सी बात है कि उनकी ज़मीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। उस खोई ज़मीन को वापस पाने के लिए वो तमाम प्रयास करें, जिनमें से एक प्रयास ये भी है कि कैसे दलित वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करें, और जो खोई ज़मीन है यानी कि जाट वोटर्स हैं उनको कैसे आकर्षित किया जाए, उनको कैसे एक ऑप्शन के तौर पर खुद को पेश किया जाए, उसका वो प्रयास कर रहे हैं। कितना मुश्किल कितना आसान रहने वाला है आज के दौर में दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी खोई ज़मीन वापस पाना, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। और वो क्या प्रयास, एक तो आज प्रयास ये हमको दिख गया, और अन्य क्या प्रयास हो रहे हैं उनकी तरफ से? देखिए, जननायक जनता पार्टी के लिए ये जो चुनाव है वो अस्तित्व की लड़ाई है। 10 विधायक उनके जीत कर आए थे पिछले 2019 के चुनाव में, लेकिन उनमें से 5 विधायक पार्टी को फिलहाल अलविदा कह चुके हैं, 2 विधायक पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं, और कहा जा रहा है कि सिर्फ परिवार के 2 विधायक हैं और एक अन्य विधायक हैं जो कि साथ में खड़े हैं। एक तो खुद दुष्यंत चौटाला हैं, उनकी मां है नैना चौटाला, ये 2 तो अपने परिवार से ही आते हैं, ये तो पार्टी के साथ खड़े ही हैं, जबकि बाकी जो विधायक हैं वो बिखरने शुरू हो चुके हैं। तो जननायक जनता पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। वो चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में वो जो उनका चुनाव चिन्ह है चाबी, जिसको लेकर अक्सर दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी सत्ता में आए लेकिन सत्ता की चाबी जननायक जनता पार्टी के पास रहेगी। ये कई बार जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, वो ये बात कहते रहे हैं, और ये सब कुछ उन्होंने साबित भी किया था 2019 के चुनाव में, जब बीजेपी को कुछ सीटें कम रह गई थी तो समर्थन दिया जेजेपी ने गठबंधन कर लिया चुनाव के बाद बीजेपी के साथ, और उसके बाद सरकार चलाई। करीब 4.5 साल ये सरकार चली, लेकिन आखिरी मोमेंट पर ये गठबंधन टूट गया, और उसके बाद अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो जननायक जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। वो चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कुछ एमएलए उनके जीत कर आएँ, ताकि विधानसभा में पार्टी की जो आवाज़ है वो बनी रहे। इसके अलावा जो दलित वोट बैंक को भी साथ लाने का ही प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जाट वोट बैंक बताया जाता है कि नाराज है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को जब जो वोट पड़ा था वो कांग्रेस के ही हिस्से का वोट बैंक था जो कि छिटक कर दुष्यंत चौटाला को पड़ा था, और उस दौरान जो जाट वोटर था जिसने जननायक जनता पार्टी को वोट किया था वो नहीं चाहता था कि बीजेपी को समर्थन दें, लेकिन बीजेपी को समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने। करीब 4.5 साल वो सत्ता में रहे, तो इस जाट वोट बैंक को वापस हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती दुष्यंत चौटाला के लिए, उनकी पार्टी के लिए बनने जा रही है। तो काफ़ी बिखरी हुई इस वक्त जननायक जनता पार्टी है। उनका प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके जीत कर आएँ। इसी वजह से उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ गठबंधन भी किया है कि जाट प्लस दलित का जो फॉर्मूला है और जाट वोट बैंक जो हाथ से खिसक रहा है उसको किसी तरह से वापस जोड़ा जाए, दलित वोट बैंक को अपने साथ लाया जाए और कम से कम सम्मानजनक कुछ सीटें आ जाएं, ताकि वो
विधानसभा में बने रहें, हरियाणा की राजनीति में बने रहें। बिल्कुल, वर्चस्व की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरीके से दुष्यंत चौटाला, क्योंकि जो जाहिर सी बात है उनका बेस वोट बैंक था वो थोड़ा सा खिसक रहा है, थोड़ा सा उनसे नाराज चल रहा है, तो उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। प्रयास अन्य जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो सरकार है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसकी तरफ से भी जारी है और कांग्रेस की तरफ से भी जारी है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि 29 तारीख को शायद उनकी केंद्रीय समिति बैठेगी और हरियाणा के जो टिकट हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, उन पर चर्चा होगी। जो पैनल वगैरह भेजा जाता है नीचे से, उन पर चर्चा होगी। उसके अलावा कांग्रेस की भी आज दिल्ली में एक बैठक चल रही है, इसमें जो भी कांग्रेस हरियाणा के बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा समेत सब वहां पहुंचे हुए हैं और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है संभावित प्रत्याशियों को लेकर। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक चर्चा ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कोई शर्त रख दी है, शर्त है कि जो भी सांसद हैं हरियाणा में, जो 5 सांसद जीत के आए हैं इस बार, वो विधानसभा चुनाव न लड़ें। जो विधायक हैं या जो विधायक के संभावित प्रत्याशी हैं उनमें से ही लोग लड़ें, सांसद न लड़ें। इसको लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 27 सांसद हैं राज्यसभा में और पार्टी भी नहीं चाहती कि अगर रणदीप सुरजेवाला चुनाव मैदान में उतरेंगे, वो विधायक बन गए तो वो राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे, तो उसके बाद संख्या लगातार कम हो जाएगी राज्यसभा में। तो ये एक फॉर्मूला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ऑफर किया गया है कि जो भी सांसद हैं वो विधायक का चुनाव ना लड़ें, क्योंकि ऐसा करने के बाद भले ही राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहाँ पर जो सांसद की सीट है वो खाली हो जाएगी। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद हैं और वो भी, उन्होंने भी एक सीधे तौर पे कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि वो विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं मानते हैं कि कुमारी शैलजा एक मजबूत दावेदार हैं। अगर कल को कांग्रेस की सरकार बनती है और जब सीएम चेहरा चुना जाएगा तो कुमारी शैलजा से उन्हें काफ़ी टक्कर मिल सकती है। इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाए कि जो सांसद हैं वो उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी मना कर दे, वो सांसद के पद पर ही बने रहें। रणदीप सुरजेवाला का अगर हम केस देखें तो उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि अगर पार्टी उनको मौका देगी तो वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, चुनाव लड़ने के वो भी इच्छुक हैं और वो भी खुद को सीएम की रेस में मानते हैं। इसी वजह से उनके लिए पेच ये फंसा हुआ है कि वो राज्यसभा से सांसद हैं और पार्टी नहीं चाहती कि राज्यसभा में उनके सांसदों की संख्या कम हो। अगर रणदीप सुरजेवाला, जो कि कैथल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वहां से अगर वो विधायक बन जाते हैं, कल को सरकार बन जाती है कांग्रेस की हरियाणा में, तो वो कम से कम कैबिनेट मंत्री पद के हकदार होंगे। ऐसे में वो सांसद का पद खाली कर देंगे तो पार्टी के लिए राज्यसभा में दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अजय माकन के साथ सांसदों की मीटिंग चल रही है, इस फॉर्मूले को लेकर चर्चा भी हो रही है। अगर ऐसा फॉर्मूला बनता है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत मिलेगी और जो आपसी लड़ाई कही जाती है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ थोड़ा ऊपर हो जाएगा। खुद को वो सीएम की रेस में मान सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी ये तय किया है कि सीएम के चेहरे को लेकर किसी खास व्यक्ति के नाम को आगे रखकर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी आला कमान को आगे रखकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक ये पार्टी की रणनीति है। लेकिन अगर शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ काफ़ी ऊपर हो जाएगा और खुद को वो सीएम की रेस में पहले भी आगे मान रहे हैं। अगर ये दो बड़े चेहरे विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आगे का रास्ता आसान हो सकता है। बिल्कुल, आगे के लिए रास्ता आसान हो सकता है। अगर ये जो रिपोर्ट आ रही है कि भूपेंद्र हुड्डा ने शर्त रखी कि सांसद चुनाव ना लड़ें, तो एक तीर से कई निशाने सध जाएंगे। जो उनके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं सीएम पोस्ट के लिए, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर कुमारी शैलजा हो, दोनों ही रास्ते से हट जाएंगे। मगर एक अभी और रोड़ा है जिसकी बड़ी चर्चा होती है हरियाणा में, खुद उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके लिए भी बात होती है कि अगर सरकार कल को बनती है तो दीपेंद्र हुड्डा क्यों ना मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगर आप भूपेंद्र हुड्डा की उम्र देखेंगे तो उम्र आगे हो गई है, तो इस लिहाज से उनका नाम भी पेश किया जाता है। तो इस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खुद को वो सीएम की रेस में आगे मानते हैं और सीधे तौर पे उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो जीत कर विधायक आएंगे वो तय करेंगे कि कौन सीएम का चेहरा होगा। और ये बात इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते हैं क्योंकि जो विधायक हैं उनमें से 25 से 26, अभी 28 विधायक हैं कांग्रेस के और उनमें से 25 से 26 विधायक जो हैं वो सीधे तौर पे माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दमखम के साथ ये बात कहते हैं कि जो विधायक जीत कर आएंगे वो ही तय करेंगे कि
सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि सबसे बड़े प्रयास यही रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि अपने करीबी नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट वो दिलवाने में कामयाब रहें, क्योंकि जो चेहरे जीत कर आएंगे वही अपनी जो पसंद है सीएम फेस को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर वो बताएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि किसी भी तरह से रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा के जो समर्थक नेता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर विधानसभा पहुंच जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। कुमारी शैलजा पहले से ही काफ़ी मजबूत चेहरा है, दलित चेहरा है वो हरियाणा की राजनीति का, तो ऐसे में वो कड़ी टक्कर दे सकती हैं। इसी वजह से टिकट के बंटवारे को लेकर भी सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि तलवारें खिंचेंगी और इसी वजह से कांग्रेस आला कमान भी सोच समझकर हर पार्टी का जो धड़ा है उससे बातचीत करके ही टिकट फाइनल करेगा, क्योंकि टिकटों का ऐलान के टाइम भी जो आपसी कला है इस कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला गुट का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के साथ सीधे तौर पे सामने आ सकता है। इसी वजह से टिकटों के बंटवारे के दौरान भी काफ़ी सोच समझकर ही आला कमान को नामों का ऐलान करना होगा, क्योंकि हर जो धड़ा है वो ये चाहेगा कि उनके जो पक्ष के नेता हैं, जो उनके साथ खड़े रहने वाले नेता हैं, उनको ही टिकट मिले, वो ही जीत कर विधायक बने। बिल्कुल, तो तलवारें खिंच सकती हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि टिकटों का बंटवारा भी होना बाकी है और तमाम धड़े हैं कांग्रेस में जिनकी चर्चा होती भी रहती है। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि अब तो लगातार हरियाणा से खबरें आती ही रहेंगी जो कि राजनीति से जुड़ी और जिसपे लोगों की बड़ी दिलचस्पी भी होती है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो फिलहाल हमने दो आपको मेन खबरें बताई। एक गठबंधन हुआ है आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच, इसकी क्या सूरत होती है और क्या जनता चुनाव करती है वो तो जाहिर सी बात है जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। बाकी भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस कैंप और बीजेपी अपना अपना प्रत्याशी ढूंढने में, तय करने में, मंथन करने में जुटी हुई है। जो भी अपडेट्स हरियाणा से जुड़े आते रहेंगे आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।